चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? देखो नाम से ही पता लगता है, मोनोपोलिस्टिक मतलब मोनोपोली, कंपटीशन मतलब मोनोपोली एंड कंपटीशन। मोनोपोली एंड कंपटीशन अजीब सा है ना, क्योंकि मोनोपोली में तो सिंगल सेलर पढ़ाया था अभी, और यहां बोल रहा हूं मोनोपोली के साथ कंपटीशन। क्या है ये? देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक जेनरिक प्रोडक्ट बहुत सारी फर्म्स बेच रही हैं। जेनरिक प्रोडक्ट बहुत सारी फर्म्स बेच रही हैं, नहीं घुसा दिमाग में? एग्जांपल सुनो। अच्छा, टूथपेस्ट के बड़े बड़े ब्रांड नेम्स बताओ कौन से? कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंतकांति बाबा रामदेव जी का, और बबूल, ये मेजर ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट के। अब हर टूथपेस्ट, हर कंपनी बेस्ड टूथपेस्ट रही है, सबका जो जेनरिक है, जो जेनरिक प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, वो क्या है? टूथपेस्ट। बट ब्रांडिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके सबने एक अपना अपना मार्केट शेयर बना रखा है। कोलगेट वाले कोलगेट ही लेते हैं, पेप्सोडेंट वाले पेप्सोडेंट ही लेते हैं, क्लोजअप वाले क्लोजअप ही, और दंतकांति वाले बाबा रामदेव की जय दंतकांति लेते हैं। तो सबने अपना एक एक मार्केट स्ट्रक्चर बना रखा है, सबने अपनी अपनी एक मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? एक ऐसी मार्केट जहां पर मोनोपोली, जो मोनोपोलिस्ट है वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। किस लिए कंपटीशन कर रहे हैं? कि उनका जो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है वो और बढ़ सके, वो और गेन हो सके। सो मार्केट स्ट्रक्चर वेयर लार्ज नंबर ऑफ मोनोपोलिस्ट आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर टू गेन द मार्केट शेयर्स। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूं इसके फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर इसमें हमें देखने को मिलता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या बोला मैंने? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब ये क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स? देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स देखने को मिलते हैं। आपके मन में छूटते ही एक पॉइंट आता है, सर परफेक्ट कंपटीशन में भी यही पढ़ाया था, वहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बोले थे, तो ये और वो पॉइंट सेम है क्या? नहीं, दोनों में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, यहां भी है, परफेक्ट कंपटीशन में भी है। बट जब मैं मोनोपोलिस्ट की बात करता हूं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करता हूं, तो यहां पर कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं वो एज कंपेयर टू मोनो परफेक्ट कंपटीशन कम है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं दे आर ह्यूज, बट कंपैरेटिवली द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर लेस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। अब इसकी वजह से फर्क क्या पड़ता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने की वजह से? ध्यान से देखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप सपोज कोलगेट एक 70 रुपी का है, 70 रुपीज का एक कोलगेट का पैक आता है। आप गए दुकान पे, आपने कहा भाई 10 इकट्ठे खरीद लूंगा, बता क्या रेट लगाएगा? भाई 680 दे दियो, 680 दे देना, या और कम कर 670 दे देना। आपने कहा नहीं, 500 रुपए दूंगा। क्या वो दे देगा आपको? मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? इतना मार्जिन नहीं है, ऐसे बोलेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, आप उसे, और सेलर्स भी हैं, आप उसे धमकाओगे कि यार तू नहीं देगा किसी और से ले लूंगा, तो यू विल बी इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइजेस, यू विल बी इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइजेस, बट नॉट एनी बिग इन्फ्लुएंस। आप प्राइस इन्फ्लुएंस तो करवा सकते हो, बट आप ये सोचो कि आप कोई एक बिग इन्फ्लुएंस प्राइजेस में करवा सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बायर जो है वो सेलर को ये धमकी तो देगा कि देख भाई प्राइस कम कर, नहीं तो कहीं और से खरीद लूंगा या कोई और चीज खरीद लूंगा, बट इसकी वजह से कोई बिग इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं होगा। तो व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स? Buyers are in the position to influence the prices, but not any big influence.
कंपेयर करो अगर आप इस पॉइंट को मोनोपोली से, तो मैंने वहां बताया था कोई भी मोनोपोली में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो सेलर ही एक है, खरीदना है खरीद, नहीं तो घर बैठ। यहां पे सेलर्स हैं, धमका लोगे, बायर जो है वो धमका लेगा सेलर को, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करवा लेगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकेंड फीचर जो हमें ये इस मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब ये क्या होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? देखो, जेनरिक प्रोडक्ट मैंने बताया हर कंपनी का सेम है, टूथपेस्ट, बट हर कंपनी ने ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ये प्रूव करा होता है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे बाबा रामदेव जी आते हैं, कहते हैं दंत कांति के बारे में, केमिकल से मिले हुए टूथपेस्ट से आपके दांतों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आप प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बना ये दंत कांति मंजन इस्तेमाल करें, कुछ इस तरीके से। तो हर कंपनी अपना अपना ऐड करके अपने प्रोडक्ट को दूसरे से अलग बताती है और एक अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करती है, और इस वजह से हर फर्म कहीं ना कहीं प्राइजेस खुद डिसाइड कर पाती है, कहीं ना कहीं उसका प्राइजेस पर एक अपना पार्शियल कंट्रोल होता है। मैंने क्या बोला वर्ड? पार्शियल कंट्रोल होता है। क्यों बोला, ध्यान से देखिए। बाय वे ऑफ ब्रांडिंग every firm differentiates its product from other firms। हर फर्म अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है दूसरी फर्म से, ठीक है जी। और जब वो डिफरेंशिएट करती है अपने प्रोडक्ट को दूसरे फर्म से, तो मैंने क्या बोला, फर्म enjoys partial control in deciding the prices। प्राइजेस डिसाइड करने में एक पार्शियल कंट्रोल होता है। पार्शियल कंट्रोल क्या होता है? से कोलगेट 70 रुपए का है, पेप्सोडेंट की अपनी मार्केट है, पेप्सोडेंट 75 कर सकता है चार्ज, 80 कर लेगा। बट अगर ये सोचे पेप्सोडेंट कि मैं 150 रुपए चार्ज कर लूंगा, जिसके कोलगेट 70 रुपए चार्ज कर रहा है, तो क्या पेप्सोडेंट पे कोई भी कस्टमर रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि फर्म क्या, प्राइसिंग डिसीजन तो फर्म को ही लेना है कि वो क्या प्राइस चार्ज करेगी, क्योंकि उसने अपना एक खुद का ब्रांड नेम बना रखा है। बट वाइल डिसाइडिंग द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, फर्म विल ऑब्जर्व द प्राइजेस चार्ज्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। फर्म ये ऑब्जर्व करेंगी कि उसके कॉम्पिटिटर क्या प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला फर्म एंजॉयज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइजेस। दिस इज कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। थर्ड फीचर जो हमें इस मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब ये आप मेरे साथ बहुत अच्छे से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर पढ़ चुके हैं, एकदम सेम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, कि दैट एनी फर्म कैन एंटर और लीव द मार्केट विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन और परमिशन। और इसकी इंप्लीकेशन क्या होती है, याद करो कि वेदर द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और बियरिंग एबनॉर्मल लॉसेज इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन इट विल एंड अप बाय अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। जो आपने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था, सेम आपको पढ़ना है किसके अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन, सेम एज परफेक्ट कंपटीशन। तो तीन फीचर्स आपने मेरे साथ अब तक देख लिए हैं, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेकेंड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। चौथे फीचर की अगर मैं बात करूं, सेलिंग कॉस्ट। हर फर्म को अपना नाम बनाने के लिए,
हर फर्म को अपना एक ब्रांड बनाने के लिए यहां पर सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, मतलब एडवर्टीजमेंट के ऊपर अच्छा खासा पैसा स्पेंड करना पड़ता है ताकि उसकी एक ब्रांडिंग बन सके और उसका एक मार्केट शेयर डेवलप हो सके। अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट टू क्रिएट द ब्रांड नेम। अमाउंट स्पेंड किया जाता है एडवर्टीजमेंट में टू क्रिएट द ब्रांड नेम ऑफ द फॉर्म। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं फिफ्थ और सिक्स्थ फीचर की, इसकी ये नोट कर लीजिए फटाफट एक बार। फिफ्थ फीचर जो हमें देखने को मिलता है, परफेक्ट नॉलेज। ये माना जाता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर को परफेक्ट नॉलेज है, बायर को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा सेलर इस प्रोडक्ट को बेचने वाले, मार्केट में कितने सेलर हैं और अपने प्रोडक्ट को कौन किस प्राइस पर बेच रहा है। जैसे एसी बेचने के लिए इतने सारे ब्रांड्स हैं, एयर कंडीशन के सैमसंग हो गया, हिटाची हो गया, वोल्टास हो गया, क्रोमा हो गया, देयर आर वेरियस ब्रांड्स और सबके प्राइसेस आप देखो थोड़े ही प्लस माइनस चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बायर को पता है कि किस कंपनी का एसी किस रेट का है, और अगर दो ब्रांड्स के बीच में बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस बायर को देखने को मिलता है तो वो उस ब्रांड को रिजेक्ट कर देगा जो बहुत ज्यादा हायर प्राइसेस चार्ज कर रहा है। ध्यान से देखिए, बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द sellers dealing in such product, and in case of major difference in prices charged by a particular seller, in case of major difference in prices charged by a particular seller, buyer may reject, या buyer will reject the such seller, या buyer will refuse to buy from such seller. Buyers have perfect knowledge about the sellers dealing in the such product, and in case of major difference in prices charged by a particular seller, buyer will refuse to buy from such seller. But ये तो थियोरेटिकल पॉइंट है जो हमारी बुक्स में भी है और ये माना जाता है इकोनॉमिस्ट, बट प्रैक्टिकली अगर मैं कहूं ना तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होता है। हमें नहीं पता होता कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में कोई कंपनी ज्यादा चार्ज करे, कम चार्ज करे, माइट भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो हम सुनी सुनी परचेजेस कर लेते हैं कि यार सैमसंग का फोन अच्छा है चल ले ले, या हिटाची का एसी अच्छा है चल ले ले। इतनी कायदे से बायर को नॉलेज नहीं होती है। बट चलिए, हमारे सिलेबस का पार्ट है परफेक्ट नॉलेज, तो हमने देख लिया परफेक्ट नॉलेज होती है। अब जो पॉइंट है बहुत ध्यान से देखिएगा, AR and MR curve, AR and MR curve। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी किसका एग्जाम्पल है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का। तो इसलिए इसका AR और मिड से होता हुआ क्या जाएगा आपका MR, आउटपुट रेवेन्यू। ठीक है जी, AR एंड MR कर्व दोनों डाउनफॉल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इट्स एन एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर आपको ज्यादा बेचने के लिए प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ता है। अब इसके बाद
हम जो अपनी डिस्कशन मूव ऑन करेंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कशन मूव ऑन करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप इसे फटाफट नोट करिए। देखिए, माय पॉइंट इज कि एआर एंड एमआर कर्व मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसी कैसी शेप लेता है। या मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछूं, वाई एआर कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट इज inelastic and under monopolistic competition it is elastic। एआर कर्व मोनोपोली मार्केट में इन इलास्टिक क्यों होता है और मोनोपोलिस्टिक में वो इलास्टिक क्यों होता है। आपको मैं याद दिला दूं, इन इलास्टिक हम कब बोलते हैं और इलास्टिक कब बोलते हैं। इन इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड पर कम फर्क पड़ना। इलास्टिक का मतलब सोचो, डिमांड पर ज्यादा फर्क पड़ना। एआर कर्व से मेरा मतलब क्या होता है, डिमांड कर्व। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली लेस इफेक्ट ऑन डिमांड। इलास्टिक का मतलब क्या है, कंपैरेटिवली मोर इफेक्ट ऑन डिमांड। देखिए, मोनोपोली के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो बायर हैज नो ऑप्शन, बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। या मैं बोलूं, बायर के पास ऑप्शन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स के होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट के नहीं होते। बट मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। तो अगर हल्का सा भी प्राइस डिफरेंस होता है तो कस्टमर क्या करेगा, वो उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ स्लाइट चेंज इन प्राइस, कस्टमर may get shift on substitute, बट यहां पर एज सच उसके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। तो इसी वजह से जो मोनोपोली है, जो मोनोपोली मार्केट है, उसका जो, ये देखिए मैंने दो AR बनाए, AR1 AR2। जो AR1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोनोपोली का AR, क्योंकि वो क्या है, इनइलास्टिक है। एज सच प्राइजेस में चेंज आने की वजह से डिमांड पर कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व है, AR कर्व है, वो AR2 है। वाई सो, क्योंकि अगर मोनोपोलिस्ट हल्का सा भी अपने प्राइजेस को चेंज करता है तो कस्टमर प्राइस डिफरेंस को देखकर उसके सब्स्टिट्यूट्स पर शिफ्ट हो सकता है, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो दैट्स व्हाई AR curve under monopoly is inelastic and under monopolistic competition is elastic। बुक्स के अंदर मैंने अपनी जो बुक है उसके अंदर इसका बहुत अच्छे से आंसर आपको इसी तरीके से ड्राफ्ट करके दिया हुआ है। दीज आर द कीवर्ड्स, एक बार आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए।